दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं वो सिर्फ नेताओं की पार्टी बदलने, सांसदों के नाराज होने या दिल्ली के राजनीतिक ड्रामे की कहानी नहीं है। असली कहानी कुछ और है। और मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोगों का ध्यान उस असली कहानी पर जा ही नहीं रहा। पिछले कुछ दिनों में अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो हर तरफ अलग अलग खबरें घूम रही हैं। कहीं कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसद पार्टी नेतृत्व से खुश नहीं हैं। कहीं चर्चा है कि कुछ नेता एनडीए के करीब जा रहे हैं। दिल्ली में विपक्ष के कई नेताओं के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तब झटका लगा जब मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द हो गया। और अब खबरें ये भी हैं कि पूर्ण तृणमूल नेता और राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव बीजेपी की तरफ बढ़ सकती है। अब पहली नजर में ये सारी खबरें वैसी लगती हैं जैसे व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में अलग अलग रिश्तेदारों के अलग अलग मैसेज। कोई गुड मॉर्निंग भेज रहा है, कोई राजनीति पर ज्ञान दे रहा है, कोई पुरानी फोटो डाल रहा है। सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, लेकिन अगर इन सबको जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। सवाल ये है कि क्या ये सारी घटनाएं सच में अलग अलग हैं या फिर ये किसी बड़ी राजनीतिक रणनीति के छोटे छोटे हिस्से हैं। क्योंकि धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ अगला चुनाव जीतना नहीं है। चुनाव जीतना तो हर पार्टी चाहती है, लेकिन यहाँ कहानी शायद उससे भी बड़ी है, और वो है संसद में ऐसा बहुमत हासिल करना जो सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक राजनीति की दिशा तय करने के लिए पर्याप्त हो। दिल्ली की राजनीति में एक बात लगभग हर नेता समझता है, नरेंद्र मोदी आज भी बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी चेहरे हैं, लेकिन राजनीति में कोई हमेशा नहीं रहता। इसलिए अगर किसी बड़े राजनीतिक या संवैधानिक लक्ष्य को हासिल करना है तो रणनीतिकार यही चाहेंगे कि वो काम उस समय हो जब पार्टी का सबसे मजबूत नेतृत्व पूरी ताकत के साथ मौजूद हो। यही वजह है कि आज हर सांसद, हर सीट और हर राजनीतिक हलचल अचानक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगी है, क्योंकि हो सकता है कि हम जो खबरें अलग अलग देख रहे हैं वो असल में एक ही बड़ी कहानी के अलग अलग अध्याय हो। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना दिल्ली की राजनीति अधूरी है, नंबर। क्योंकि राजनीति में भाषण, रैलियां, ट्वीट्स और टीवी डिबेट्स अपनी जगह हैं, लेकिन आखिर में फैसला नंबर ही करते हैं। और कई बार राजनीति का सबसे बड़ा ड्रामा कैमरामैन नहीं, कैलकुलेटर करता है। तो सबसे पहले लोकसभा को समझते हैं। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, और अगर किसी गठबंधन को 2/3 बहुमत चाहिए तो उसे 362 सीटों तक पहुंचना होगा। अब वर्तमान स्थिति देखें तो एनडीए की प्रभावी ताकत लगभग 313 सीटों के आसपास मानी जाती है। इसमें बीजेपी की 240 सीटें, उसके सहयोगी दल और कुछ बाहरी समर्थन भी शामिल हैं। अगर सीधी भाषा में कहें तो लक्ष्य और वर्तमान संख्या के बीच लगभग 49 सीटों का फासला है। अब सुनने में 49 सीटें काफी बड़ी संख्या लगती है, लेकिन भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि कई बार चुनाव से ज्यादा बदलाव चुनावों के बीच में होते हैं। कोई पार्टी टूट जाती है, कोई नेता नाराज हो जाता है, कोई नया सहयोगी जुड़ जाता है, कोई पुराना विरोधी दोस्त बन जाता है। राजनीति में हमेशा के लिए दुश्मन वाली लाइन सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल से आने वाली खबरों पर इतनी चर्चा हो रही है। बीजेपी को कल सुबह नया आम चुनाव नहीं चाहिए, उसे सिर्फ इतना चाहिए कि राजनीतिक समर्थन की नदी धीरे धीरे उसकी दिशा में बहती रहे। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि असली खेल शायद लोकसभा में नहीं है, असली खेल है राज्यसभा। लोकसभा सुर्खियां बनाती है, लेकिन राज्यसभा लंबे समय की ताकत तय करती है। न्यूज चैनल्स पर ज्यादातर लोग लोकसभा की सीटें गिनते रहते हैं, लेकिन कई बड़े राजनीतिक फैसलों की चाबी राज्यसभा के पास होती है। अभी बीजेपी के पास राज्यसभा में लगभग 115 सीटें हैं। सहयोगी दलों, समर्थक सदस्यों और कुछ स्वतंत्र सांसदों को जोड़ दे तो एनडीए की प्रभावी संख्या लगभग 149 के आसपास पहुंचती है। अब यहां ध्यान दीजिए, 245 सदस्य वाली राज्यसभा में 2/3 बहुमत के लिए 164 सीटें चाहिए, मतलब सिर्फ 15 सीटों की कमी। हाँ, सिर्फ 15। और यहीं से वो सारी खबरें अचानक अलग दिखने लगती है जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होना सिर्फ एक राज्य की खबर नहीं रह जाती। किसी सांसद का पार्टी बदलना सिर्फ व्यक्तिगत फैसला नहीं लगता। तृणमूल कांग्रेस के अंदर की नाराजगी सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं दिखाई देती, क्योंकि जब कोई गठबंधन लक्ष्य से सिर्फ 15 सीट दूर हो तब राजनीति स्प्रिंट नहीं लगती, मैराथन होती है।
एक एक सीट, एक एक सांसद, एक एक अफसर। और शायद यही वजह है कि दिल्ली के कई राजनीतिक खिलाड़ी आज चुनाव से ज्यादा संसद के गणित पर नजर रखे हैं, क्योंकि कई बार सत्ता चुनाव जीतकर नहीं बल्कि नंबर जोड़कर और मजबूत होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर बीजेपी या एनडीए को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो ये अतिरिक्त नंबर आएंगे कहां से? क्योंकि राजनीति में सीटें अमेज़न की डिलीवरी नहीं है कि आज ऑर्डर किया और कल घर पहुंच गई। हर सीट के पीछे पूरा समीकरण, पूरा संगठन और कई बार पूरा राजनीतिक ड्रामा छुपा होता है। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों की राजनीति को ध्यान से देखें तो कुछ पैटर्न साफ दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहला उदाहरण महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने शायद पूरे देश को एक नया राजनीतिक शब्द सिखाया है, स्प्लिट, यानी पार्टी टूटना। पहले शिवसेना में विभाजन हुआ, एकनाथ शिंदे अलग हुए, फिर एनसीपी में विभाजन हुआ और अजीत पवार अलग रास्ते पर चले गए। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी को इन पार्टियों को चुनाव में पूरी तरह हराने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे फायदा उन दरारों से मिला जो पहले से मौजूद थी। राजनीति में कई बार दीवार गिराने से आसान काम होता है दीवार में पहले से मौजूद दरार को थोड़ा और बड़ा कर देना। दूसरा है कमजोर होती विपक्षी पार्टियां। उदाहरण के लिए आम आदमी पार्टी को ले लीजिए। एक समय था जब पार्टी राष्ट्रीय विस्तार की बात कर रही थी, हर कुछ महीनों में नई राज्य इकाई लॉन्च हो रही थी। लेकिन आज पार्टी का बड़ा हिस्सा अपनी राजनीतिक स्थिति बचाने और चुनौतियों से निपटने में लगा दिखाई देता है। और राजनीति का एक पुराना नियम है, जो संगठन आत्मविश्वास से भरा होता है उसे तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन जो संगठन लगातार दबाव में हो उसके अंदर असंतोष पैदा होना आसान हो जाता है। तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, संसद के भीतर मौजूद असंतुष्ट नेता। हर पार्टी में कुछ नेता होते हैं जो महसूस करते हैं कि उन्हें उतनी अहमियत नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। कुछ लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, कुछ अलग चुनाव देखते हैं, कुछ अगला पद। और यहीं पर तृणमूल कांग्रेस की चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर पार्टी के अंदर चल रही असंतुष्टि की खबरों में थोड़ा भी सच है और उसका कुछ हिस्सा संसदीय समर्थन में बदलता है तो राजनीतिक गणित बदल सकता है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी पार्टी भी है जिसे बीजेपी के लिए सबसे कठिन चुनौती माना जाता है, वो है कांग्रेस। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय दलों की सीमाएं होती हैं, उनका प्रभाव कुछ राज्यों तक सीमित रहता है। वे टूट भी सकती हैं, कमजोर भी हो सकती हैं और कई बार दूसरे गठबंधनों में समाहित भी हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की स्थिति अलग है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती और आज भी संसद में वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका संगठन देश के लगभग हर हिस्से में किसी न किसी रूप में मौजूद है। यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो उसका राजनीतिक अर्थ सिर्फ चुनावी नारा नहीं होता, क्योंकि जब तक कांग्रेस मौजूद है तब तक विपक्ष के पास एक राष्ट्रीय मंच मौजूद रहता है जिसके आसपास अलग अलग दल फिर से एकजुट होने की कोशिश कर सकते हैं। और शायद इसी कारण आज की राजनीति को सिर्फ चुनावी मुकाबले की तरह देखना अधूरी तस्वीर देखना होगा, क्योंकि यहाँ लड़ाई सिर्फ सीट जीतने की नहीं है, ये लड़ाई धीरे धीरे सांसद जोड़ने, सहयोगी बढ़ाने, विपक्ष को कमजोर करने और संसद के अंदर अपनी स्थिति मजबूत करने की भी है। और अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ रखा जाए तो तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अब तक हमने देखा कि अलग अलग राजनीतिक घटनाएं शायद किसी बड़े नंबर गेम का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। मान लीजिए कि किसी दिन कोई सरकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में स्थायी 2/3 बहुमत हासिल कर लेती है, फिर क्या? क्या अगले दिन पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? क्या ट्रैफिक अपने आप कम हो जाएगा? या फिर हमारी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में लोग अचानक राजनीति पर लड़ना बंद कर देंगे? दुर्भाग्य से इनमें से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो बदलेगा वो कहीं ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि राजनीति में असली ताकत सिर्फ सरकार बनाने में नहीं होती। असली ताकत होती है ये तय करने में कि सरकार क्या क्या बदल सकती है। जब किसी सरकार के पास संसद के दोनों सदनों में बहुत मजबूत संख्या होती है तो उसके सामने पहले से कहीं ज्यादा विकल्प खुल जाते हैं। संवैधानिक संशोधन हो, संस्थागत बदलाव हो या ऐसे मुद्दे जिन पर पहले राजनीतिक जोखिम बहुत बड़ा माना जाता था, उन पर चर्चा और निर्णय लेना आसान हो सकता है। यहीं से बहस शुरू होती है। कुछ लोग कहेंगे कि ये देश के लिए अच्छा है। उनका तर्क होगा कि दशकों से अटके हुए सुधार आखिरकार पूरे हो सकते हैं, फैसले तेजी से लिए जा सकते हैं, राजनीतिक अस्थिरता कम हो सकती है।
दूसरी तरफ आलोचक कहेंगे कि जब बहुत ज्यादा शक्ति एक ही राजनीतिक केंद्र में जमा होने लगती है तो लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखना और भी जरूरी हो जाता है। और सच कहूं तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। एक ही घटना को देखकर दो लोग बिल्कुल अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य ये तय करना नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम उस बड़ी तस्वीर को देखें जिसे रोज की राजनीतिक सुर्खियां कई बार छिपा देती हैं। क्योंकि जब टीवी डिबेट में लोग किसी एक नेता के बयान पर बहस कर रहे होते हैं, जब सोशल मीडिया पर लोग किसी एक पार्टी के समर्थन या विरोध में ट्रेंड चला रहे होते हैं, तब पर्दे के पीछे एक दूसरी कहानी भी चल रही होती है। नंबरों की कहानी, एक सांसद इधर, एक राज्यसभा सीट उधर, एक नया सहयोगी, एक नया राजनीतिक समीकरण, और धीरे धीरे पूरा गणित बदलने लगता है। यही वजह है कि शायद इस समय भारतीय राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण खबर कोई एक नेता नहीं है, ये ममता बनर्जी नहीं है, ये तृणमूल कांग्रेस नहीं है, या कांग्रेस नहीं है, और शायद सिर्फ बीजेपी भी नहीं। सबसे बड़ी कहानी है संसद के नंबर। क्योंकि जिस दिन कोई सरकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्थायी 2/3 बहुमत हासिल कर लेगी, उस दिन चर्चा दल बदल की नहीं होगी, गठबंधन की नहीं होगी, किसने किसको छोड़ा, किसने किसका साथ दिया, इसकी भी नहीं होगी। उस दिन चर्चा होगी कि अब आगे क्या बदल सकता है। और शायद उसी दिन हमें एहसास होगा कि असली लड़ाई चुनावी मंचों पर नहीं बल्कि बहुत पहले से संसद के नंबरों में लड़ी जा रही है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि भारतीय राजनीति सच में एक बड़े संसदीय पूर्व गठन की तरफ बढ़ रही है, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक अटकलों का दौर है? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी खबर वो होती है जो दिखाई नहीं देती। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।